हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र हम दो तरीके से निकाल सकते हैं या तीन स्थितियों में निकालते हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति, दूसरी है निरक्षीय स्थिति और तीसरी है आर थीटा स्थिति। तो आज हम पढ़ रहे हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में पढ़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक चुंबक ले लेते हैं। चुंबक का ये एन ध्रुव और एस ध्रुव है। यदि निरक्षीय स्थिति पढ़ना है तो वह बिंदु जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो क्या होगी, चुंबकीय अक्ष। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह चुंबकीय अक्ष के लंबार्धक पर स्थित हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति कहते हैं या निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो मान लेते हैं ये अक्ष के मध्य बिंदु से क्या होगा, अक्ष के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक अक्ष से के मध्य बिंदु से डी दूरी पर मान ले कि अक्ष से के मध्य बिंदु से डी दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं, बता चुका हूं। निरक्षीय स्थिति को फिर से एक बार देखते हैं। यदि कोई चुंबक दिया हुआ है, उस चुंबक के चुंबकीय अक्ष, ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष, उस चुंबकीय अक्ष से लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब होता है जो 90 चुंबकीय अक्ष के साथ 90 अंश के कोण पर हो। मतलब लंबार्धक से क्या बोल सकते हैं, लंबार्धक से 90 या लंबार्धक पर स्थित हो बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो लंबार्धक पर स्थित हो तो वो चुंबकीय कौन सी स्थिति कहलाती है, वह निरक्षीय स्थिति कहलाती है। तो बिंदु P के लिए हमको क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक ध्रुव खंड लेते हैं जो एन ध्रुव खंड है। इसको परीक्षण ध्रुव खंड बोलते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो परीक्षण ध्रुव हमेशा एन ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के रूप में लिया जाता है। आप ये ध्यान दीजिए कि कभी भी चुंबक क्या होगा, अकेले ध्रुव के रूप में नहीं रहता। चुंबक हमेशा एन और एस के रूप में रहता है। पर हम अपनी सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ एक ऐसा ध्रुव खंड मान लेते हैं जो अकेला, जिसमें केवल उत्तरी ध्रुव है। तो मान लेते हैं यहाँ एक उत्तरी ध्रुव है। तो अब उत्तरी ध्रुव पर जो एन ध्रुव है, चुंबक का जो एन ध्रुव है वो बल लगाएगा, उसके कारण देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर एस बल लगाएगा, उसके कारण देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम देख लेते हैं एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर, एन ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं कि आप पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है मान लेते हैं वो V1 है। तो V1 बराबर क्या लिखते हैं, μ0/4 पाई, क्या होगा, इसका एक ध्रुव प्राबल्य और इसके मान, ये दोनों ध्रुव प्राबल्य क्या होते हैं, ये दोनों ध्रुवों के जो ध्रुव प्राबल्य वो समान होते हैं। तो वो ध्रुव प्राबल्य कितना है, m है। और इनके बीच की दूरी कहां से कहां तक की, जिस ध्रुव से बिंदु P पर, जिस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो n ध्रुव के कारण निकाल रहे हैं, उससे बिंदु P जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसकी दूरी, तो n से P तक की दूरी। तो n से P तक की दूरी का क्या हो जाएगा, वर्ग। n से P तक की दूरी मान लेते हैं np का वर्ग। अगर आप चाहे तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, np का वर्ग। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, इसको क्या करेंगे, ये वाली दूरी आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि इसके ध्रुव खंडों की, ये जो इसमें यहां से यहां तक इसकी प्रभावी लंबाई कितनी लेते हैं, इसकी प्रभावी लंबाई हम क्या लेते हैं 2l। जिसमें ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी l, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी l। इसलिए हम ताकि 2l को दो भागों में तोड़ सके मध्य बिंदु से, इसलिए उसको 2l लेते हैं ताकि एक तरफ l और दूसरी तरफ l। अब आपको, अगर आपको निकालना क्या है, np का मान निकालना है। तो np का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एनपी का मान निकालना। तो एनपी देखिए एक त्रिभुज बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है कितना, 90 अंश का कोण बनाते हुए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। कौन सा वाला त्रिभुज बोल सकते हैं, त्रिभुज NOP में। तो एनपी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज NOP में, एनपी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज NOP में। आप त्रिभुज NOP में क्या लगा देंगे, चूंकि 90 अंश का कोण बन रहा है तो क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। आप पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का।
कर्ण का वर्ग निकालना है, मतलब क्या निकालना है, एनपी का वर्ग निकालना है। और एनपी का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग। लंब कितना दिया है, लंब दिया है ओपी, ओपी का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना दिया है, ओएन। आधार कितना दिया है, ओएन। तो ओएन का वर्ग। अगर आप इनके मान लिखना चाहे तो एनपी के वर्ग का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट अपन एनपी के वर्ग का मान, क्योंकि आपको एनपी के वर्ग का मान चाहिए। तो ओपी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, ओपी का वर्ग है, ओपी का वर्ग मतलब डी का वर्ग धन ओएन का वर्ग मतलब ओएन का वर्ग, ओएन का वर्ग मतलब एल का वर्ग। इसका मतलब एनपी का मान आ गया। एनपी का मान कितना आ गया है, एनपी का मान आपके पास आ गया है, एनपी का मान आ गया, एनपी वर्ग का मान आ गया है। कितना आया है आपके पास एनपी वर्ग का मान, एनपी वर्ग का मतलब बी1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन एनपी का मान आया है डी का स्क्वायर प्लस एल का, मतलब एनपी का वर्ग ही आ गया। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेक करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेक करने के लिए देख लीजिए कि कौन सा ध्रुवखंड है जो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किस ध्रुव के, एन ध्रुव के कारण, एन ध्रुव खंड के कारण, और इस एन ध्रुव खंड के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक उत्तरी ध्रुव रखते हैं। अब उत्तरी ध्रुव के कारण ये क्या होगा, दोनों उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ये वहां पे जो उत्तरी ध्रुव है वो बल के कारण, एन के लगने वाले बल के कारण बल की दिशा में विस्थापित होगा। तो मान लेते एन इसको प्रतिकर्षण के कारण इसका जो बल की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। बिंदु पी को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, ये B1 की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो B1 की दिशा किस तरफ है, अगर आप लिखना चाहें तो B1 की दिशा लिख देते हैं किसके तरफ, N से P की तरफ। देख लीजिए B1 की दिशा किधर है, N से P की तरफ। P यहाँ लिखना है तो N से P की तरफ B1 की दिशा, यहाँ लिख देंगे N से P की तरफ दिशा, N से P की ओर दिशा। तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये उसका परिमाण है और ये उसकी दिशा है। दिशा आप देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या, किसके कारण, एन ध्रुव के कारण। अब आप चेक करते हैं एन ध्रुव के कारण, अब क्या किसके कारण करेंगे, एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देख लीजिए एस ध्रुव के कारण, यहाँ लिख लेते हैं एस ध्रुव के कारण, या एस ध्रुव के कारण बिंदु पी पर, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी एस ध्रुव के कारण, वो चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या केवल आप इसको क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, B2 से। मान लेते हैं एस ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है B2, और B2 बराबर वही म्यू0 अपॉन 4 पाई, और क्या हो जाएगा म्यू0 m, जो ध्रुव प्राबल्य है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, S से लेकर P तक के। तो आप दूरी को दर्शा दीजिए, दूरी कितनी है, S से लेकर P तक की। अब S से लेकर मतलब दूरी का वर्ग होता है, आप जानते हैं। तो दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, SP का वर्ग। SP का वर्ग, आपको क्या निकालना है, SP का मान निकालना है। और जब SP का मान निकालना है तो देख लीजिए चित्र में, SP का मान निकालना है मतलब S से P तक एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा वाला त्रिभुज, देख लीजिए POS में। तो त्रिभुज POS में क्या होगा, त्रिभुज POS में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग निकालना है हमको, मतलब SP का मान निकालना है। लंब दिया हुआ है और आधार, तो कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, SP का वर्ग या PS का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, PS का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। लंब क्या हो जाएगा, OP का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है, OS। अगर आप देखें तो PS का वर्ग बराबर OP का मान कितना है, OP का मान देख लीजिए, OP का मान है O से लेकर P तक का मान है D। तो OP का मान क्या हो जाएगा, D का वर्ग, या इसको लिख सकते हैं D का वर्ग धन OS का मान कितना है, OS का मान है L। तो OS का मान क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। ठीक है, आपको यही चाहिए था, SP लिखे या PS लिखे, हम इसको क्या कर देते हैं, SP कर देते हैं या PS का वर्ग कर देते हैं। तो फिर ये सी में मान रख देते हैं। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा म्यू0 अपॉन 4 पाई और M अपॉन PS का वर्ग मतलब क्या होगा, D का वर्ग धन L का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब ये क्या निकला है, बिंदु
या ध्रुवखंड एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब दिशा चेक कर लीजिए, आपको पता है हम यहाँ परीक्षण उत्तरी ध्रुव रखते हैं और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में कौन सा वाला बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल के कारण ये इसको जो बिंदु पी पर बिंदु रहेगा उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B2 आई है एस के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसकी दिशा किस तरफ होगी? उसकी दिशा होगी इस तरफ, मतलब P से S की तरफ। इसकी दिशा किसकी दिशा है? B2 की दिशा। तो B2 की दिशा को आप चेक कर लीजिए, B2 की दिशा क्या होगी? P से, B2 की दिशा P से S की, क्योंकि दोनों आकर्षित करेंगे, ये प्रतिकर्षित करता है, ये आकर्षित करता है, क्योंकि वहां उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा होगी बी, ये यहाँ पर दिशा लिख देते हैं। दिशा क्या लिखेंगे? दिशा लिखेंगे P से S की तरफ, P से S की ओर, P से S की ओर। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। इसको आपको आप समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 V1 μ0/4π_m_d² प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ V2 μ0/4π_m_d² धन L का स्क्वायर। क्या समीकरण 1 और 2 से आप ये देख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 देख लीजिए और समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 में देख लीजिए क्या दोनों के परिमाण में, दिशा अलग अलग है पर दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण बराबर है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण क्या है? समान है। तो हम यहाँ आगे में लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण क्या है, मतलब V1 का मान किसके बराबर है? V1 का मान है B2 के बराबर। क्या लिखते हैं? B1 का मान किसके बराबर है? B1 का मान है B2 के बराबर। परिमाण में समान है पर दिशाओं में क्या है? विपरीत है। B1 की दिशा इस तरफ है, विपरीत नहीं मानते, अलग अलग है। चुंबकीय क्षेत्र B1 की दिशा इस तरफ है और B2 की दिशा इस तरफ है, परिमाण में बराबर है। हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं? B1 व B2 परिमाण में तो समान है, या परिमाण में समान है, किंतु दिशा में क्या है? दिशा में विपरीत है। अतः विपरीत है, दिशा में अलग अलग है, दिशा भिन्न है, दिशा भिन्न है। अतः क्या कर देंगे? जब ऐसी स्थिति हो, भिन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, जब इनका परिणामी निकालना हो, परिमाण समान है और इनकी परिणामी निकालना हो, तो क्या कर देते हैं? B1 मान लेते हैं, जो B1 और B2 आपस में एक दूसरे के साथ कितना कोण बना रहे? B1 और B2 आपस में 2 थीटा कोण बना रहे। तो लिख सकते हैं कि माना B1 व B2 कितना कोण बनाते हैं? B1 व B2 2 थीटा कोण बनाते हैं, और जब 2 थीटा कोण बनाते हैं और परिमाण में समान है, दिशा भिन्न भिन्न है, तो हम क्या कर देते हैं? B1 को 2 घटकों में वियोजित कर देते हैं और B2 को भी घटकों में वियोजित कर देते हैं। तब B1 तथा B2 को किसमें? घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, और घटकों में वियोजित करने पर क्या होगा? घटकों में वियोजित करने पर आपको, ठीक है, घटकों में वियोजित करने पर क्या होगा? घटकों में देख लेते हैं। B1 को 2 घटकों में वियोजित करते हैं, तो B1 को 2 घटकों में वियोजित करते हैं, तो B1 के लिए लिख देते हैं। B1 के लिए कौन से 2 घटक होंगे? 2 घटकों में, क्योंकि आपने घटकों में वियोजन पढ़ चुके होंगे। घटकों में वियोजन हमेशा क्या होता है? लंबवत घटक के रूप में। तो B1 को 2 घटकों के रूप में मान लेते हैं। एक घटक जो है वो इस तरफ है, तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अगर एक घटक इधर है तो इससे दूसरा घटक इसके लंबवत होगा, और दूसरा घटक क्या हो जाएगा? दूसरा घटक इससे लंबवत, मतलब इस दिशा में होगा दूसरा घटक। ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अंश का कोण बनाना चाहिए? दोनों घटक एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर ये वाला B1 और B2 आपस में कितना कोण बना रहे थे? B1 व B2 आपस में 2 थीटा कोण बना रहे थे। जब ये 2 थीटा कोण बना रहे हैं, तो जब इसके बीच से रेखा आएगी तो ये यहाँ का कोण कितना हो जाएगा? ये वाला कोण हो जाएगा थीटा, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? थीटा। और आपको ये पता है कि B1 को 2 घटकों में विभाजित किया है, और जो B1 जिस भी घटक के साथ कोण बनाता है वो घटक क्या कहलाता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा B1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? B1 sin थीटा। ये वाला घटक क्या कहलाएगा? B1 sin थीटा। इसका मतलब B1 को 2 घटकों में किए, B1 cos थीटा और B1 sin थीटा। B1 के लिए तो एक पहला घटक हो जाएगा B1 cos थीटा, और ये कौन सा घटक है? ये है क्षैतिज घटक। और दूसरा घटक हो जाएगा B1 sin थीटा, और ये कौन सा घटक है? ये घटक है ऊर्ध्वाधर घटक। ये कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, आप जानते हैं कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक।
अब आपको पता है B1 को तो दो घटकों में वियोजित कर दिया, साथ में हम किसको करते हैं B2 के लिए। अब B2 को भी तो दो घटकों में वियोजित करना है, तो B2 को या B2 के लिए, अब B2 के लिए तो B2 को भी दो घटकों में वियोजित करिए। B2 को दो घटकों में वियोजित करने के लिए ध्यान दीजिए कि ये B2 है, अब इसको दो घटकों में वियोजित करने के लिए देख लीजिए ये एक घटक है, इसको अगर आप इसको ऊपर लिख देते हैं तो थोड़ी हमारे पास व्यवस्था या जगह बच जाएगी, चित्र अच्छा दिखेगा। B1 cos थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये B2 को दो घटक वियोजित करना है, B2 किसके साथ कोण बना रहा है, इसके साथ थीटा कोण बना रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई घटक किसी भी अक्ष के साथ कोण बनाता है तो उसको एक कौन सा घटक मानते हैं, उसको cos थीटा वाला घटक मानते हैं। तो B2 cos थीटा ये वाला घटक हो जाएगा। अब इससे 90 अंश के कोण पर किधर होगा, ये होगा, इससे 90 अंश के कोण पर इधर है, तो ये वाला कौन सा घटक हो जाएगा, B1 sin थीटा। ये कौन सा घटक है, B2 cos थीटा और B1 sin थीटा। तो यहां लिख देते हैं, यहां अगर आप लिखते हैं तो ये पहला घटक क्या हो जाएगा, B2 cos थीटा, और ये B2 cos थीटा कैसा घटक है, B2 cos थीटा कौन सा घटक है, ये B2 cos थीटा है क्षैतिज घटक। हाँ, B2 cos थीटा कैसा घटक है, B2 cos थीटा है क्षैतिज घटक, ये हो जाएगा क्षैतिज घटक। और यहां देख लीजिए दूसरा हो जाएगा B1 B2 sin थीटा, B2 sin थीटा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, और ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। आप देख लीजिए दो घटकों में अपन ने किसको वियोजित कर दिए, B1 व B2 को। आप ध्यान दीजिए क्या होगा कि B1 sin थीटा और B1 sin थीटा और B2, ये B2 है, ठीक है, ये B2 है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि B1 sin थीटा और B2 sin थीटा, जिसमें B1 बराबर है B2 के, और दोनों मतलब दोनों के परिमाण बराबर है, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा का परिमाण तो बराबर है, पर दिशा में क्या है, विपरीत है। B2 sin थीटा इस तरफ आ रहा है, B1 sin थीटा उस तरफ, परिमाण में बराबर है तथा दिशाओं में विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहां लिख देते हैं कि B1, हाँ यहां से इसको लिखते आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखेंगे कि B1 sin थीटा तथा B2 sin थीटा, चूंकि B1 बराबर है B2 के, अतः ये बोल सकते हैं B1 sin थीटा और B2 sin थीटा परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, किंतु दिशा में क्या है, किंतु दिशा में विपरीत है, किंतु दिशा में विपरीत है। और जब ये दिशा में विपरीत है तो आप पता है एक दूसरे, अतः दोनों घटक क्या होंगे, घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अब जब दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर, हाँ देंगे, ठीक है, दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जब दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो शेष कौन से, ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कौन से वाले दो घटक है, ये इस प्रकार देखेंगे कि ये दोनों घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत के कारण, ये B2 sin थीटा और B1 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। शेष कौन सा घटक बच जाएंगे, शेष B1 cos थीटा धन B2 cos थीटा, और B1 cos थीटा की भी दिशा उधर ही है और B2 cos थीटा की भी दिशा, दोनों की दिशा एक ही तरफ है। और जब किसी वस्तु पे एक ही दिशा पर बल लगाया जाए, इस दिशा में, और पहला बल है F1 इस दिशा में और दूसरा बल भी F2, तो परिणामी F2 है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। परिणामी बल किस प्रकार होगा, F1 प्लस F2। उसी प्रकार है B1 cos थीटा भी उधर ही लग रहा है और B2 cos थीटा भी उधर, दोनों एक ही दिशा में लग रहे, अतः इनको क्या बोल देंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, परिणामी बल आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। B1 बोल सकते हैं cos थीटा तथा B2 cos थीटा क्या होंगे, एक ही दिशा में है, कि दिशा में है, अतः परिणामी तीव्रता या परिणामी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बोल सकते हैं B बराबर क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ठीक है। आप लिख रहे हैं, यहां क्या लिखेंगे, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B2
cos थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि b बराबर, आप चूंकि पहले से जान दें कि b1 बराबर है किसके, b2 के, तो जहां b1 है हम वहां b2 लिख सकते हैं, जहां b2 है वहां b1 लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं b1 cos थीटा प्लस b2 की जगह पे क्या लिख देंगे, b1 cos थीटा। आप देखते हो तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b1 2b1 cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2b1 cos थीटा। जिस जिसके मान आपको पता है वो लिख देते हैं। आपको पता है b1 का मान, तो ये हो जाएगा 2। b1 का मान क्या होगा, b1 का मान ये लिखा हुआ है क्योंकि आपस में परिमाण में तो बराबर है। b1 का मान आपके पास ये लिखा है म्यू 0.4 पाई m d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर। आपको केवल परिमाण की आवश्यकता है, दिशाओं का काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे म्यू 0/4 पाई और m अपॉन डी का स्क्वायर धन l का स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, cos थीटा। आप क्या कीजिए, आप cos थीटा का मान निकाल दीजिए। एक त्रिभुज दिख रहा है आपके पास cos थीटा, आप दोनों चित्र में कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। चित्र में कोई भी एक त्रिभुज ले लें, कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, एन, क्या बोल सकते हैं, एन ओ या पी ओ एन में, ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में cos थीटा अपन निकाल सकते हैं। हम हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही त्रिकोणमितीय अनुपात यूज किए जाते हैं। तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, अतः एन क्या बोल सकते हैं, पीओएन में, त्रिभुज पीओएन में। ठीक है, त्रिभुज पीओएन में। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा था, त्रिभुज पीओएन में। अब त्रिभुज पीओएन में क्या निकालना है, cos थीटा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार देख लीजिए उसका आधार क्या है चित्र में। आधार आगे बढ़ाते जाते हैं, थोड़ा बड़ा व्यंजक है तो कहीं ना कहीं एक बोर्ड पे आना, एक स्लाइड पे आना मुश्किल है। तो आधार देख लीजिए, आधार क्या है, इसका आधार ये एक त्रिभुज में पी ओ एन में, तो आधार है ओ एन जिसकी लंबाई एल, और पी एन उसका क्या है, कर्ण है। तो आधार का क्या है, आधार है ओ एन। ठीक है, आधार है ओ एन, देख लीजिए इस साइड आते हैं। आधार क्या है, आधार है ओ एन अपॉन में कर्ण कितना है, पी एन। अब ओ एन आप cos थीटा, ओ एन का मान आप जानते हैं, ओ एन का मान है एल। अब आप देख लीजिए पी एन का मान कितना है, पी एन का मान हमने कहीं तो निकाले हैं, पी एन का मान हमने कहा निकाले हैं, पी एन का मान निकाले हैं, या एनपी या पी एन, एनपी या पी एन। आप इसको चाहते हो तो एनपी कर दीजिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, ताकि समझ सको। इसको क्या कर देना है, पीएन कर कीजिए या एनपी। ठीक है, इसको एनपी, आपने एनपी का मान निकाला, एनपी स्क्वायर का मान निकाले। आप यहीं से आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज में पीएन का मान इस तरफ निकालना चाहे तो ये लिखे हैं एनपी का मान। एनपी का मान क्या हो जाएगा, यहीं से निकालना अपने को एनपी का, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, एनपी का मान निकालना है। एनपी का मान निकालना तो वही पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ एनपी स्क्वायर का मान निकला है, आपको एनपी का मान निकला तो ये स्क्वायर इस साइड चले जाएगा, और इस साइड चले जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर डी का स्क्वायर धन एल का स्क्वायर। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर डी का स्क्वायर धन एल का स्क्वायर। ठीक है, आपने cos थीटा का मान निकाल दिए। अब इसमें रख देते हैं इसको, अगर आप चाहे तो समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, और समीकरण 3 में या 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, समीकरण 3 से देख लीजिए क्या लिखेंगे। समीकरण 3 में जहां cos थीटा उसके मान लिख दीजिए, तो b बराबर क्या जाएगा, 2 म्यू 0/4 पाई और m अपॉन में d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा का होगा इंटू l अपॉन अंडर रूट के अंदर d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करते हैं या जमाने की कोशिश करते हैं। तो b बराबर क्या आ जाएगा, म्यू 0, 2 को अंदर ले जा लेते हैं, 4 पाई, और यहाँ 2 अंदर आ जाता है तो 2 l को पहले लिख लीजिए 2lm, और ये देखिए d का, ये आपके पास ऐसा है d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर, इस पर 1 की पावर, और फिर इनटू में ऐसा है d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर पर अंडर रूट है तो इस पर कितने की पावर है, 1/2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर, और इस पे 1 + 1/2। अब जोड़ते हैं तो ये टोटल मिलाकर 2 और एक 3/2 आ जाएगा। तो d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर क्या आ जाता है, d का स्क्वायर धन l का स्क्वायर 3/2 आ जाता है। इसको आगे हल करेंगे तो 3/2 आप ये पहले कर चुके हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर धन l के स्क्वायर पर कितने की पावर आ जाएगी, 3/2 की पावर आ जाएगी। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित, अब यहाँ ध्यान दीजिए और आगे लिखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 2Lm बराबर क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम। ये क्या है, चूंकि आपको पता है 2Lm बराबर क्या होगा, कैपिटल एम। तो B बराबर क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, क्योंकि आपने पढ़े चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ लिख सकते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण। आप पढ़ चुके होंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को 2Lm को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर धन L का स्क्वायर पर कितने की पावर, 3/2 की पावर। ये किसको प्रदर्शित करता है, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है समझ आया होगा, एक बार देख लीजिए, शायद ये एक स्लाइड में आ पाए। मुश्किल है, थोड़ा छोटा करके देख लीजिए अगर देखना है तो। ये थोड़ा मुश्किल है कि एक साइड में आ पाए। ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ कि एक साइड में ला पाऊँ। ठीक है, देखते हैं एक साइड में लाकर इसको थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, मुझे लगता है आपने इसी प्रकार एक व्यंजक प्रथम अध्याय में बनाया था, या इसी प्रकार का एक व्यंजक है जो आपने प्रथम अध्याय में बनाया था, और इसी को प्रथम अध्याय में क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, या क्या हो, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको इधर ला सकते हैं। ठीक है, और एक बार थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको इस साइड लेके आते हैं पास में थोड़ा। ठीक, आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार है, शायद आ जाए। वो एक और नीचे करना पड़ेगा, सॉरी, इसको और एक बार नीचे कर देते। आ जा भाई, थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, आ जाएगा। इसको इधर हटाकर, ठीक, देख लीजिए, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको अलग अलग साइडों में देख सकते हैं। तो इसको हटा के इसको एक फ्रेम में आना थोड़ा मुश्किल है, देखते। थोड़ा बोर्ड में स्टोरेज ज़्यादा है जिसके कारण परेशानी हो रही है। आप देख लीजिए, शायद दिख जाए, और छोटा करें तो अब थोड़ा शायद शब्दों के आधार पर ना दिखे, और इसको जूम कर सकते हैं इस प्रकार। मुझे लगता है अगर आप थोड़ा इस समय पर वीडियो को या वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा देंगे तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा। तो जब आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते समय आपको बस ये थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं अगर दिखता है तो। ठीक है, ये किसको प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को व्यक्त करता है। मुझे लगता है समझ आया होगा। इसी प्रकार का व्यंजक अपने प्रथम अध्याय में पढ़े थे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।